इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिहार के लोगों से महागठबंधन को वोट देने की अपील की है। तो वहीं शिव कुमार ने कहा है कि हमारा लक्ष्य तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री और राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनते देखना है। उन्होंने विभिन्न संस्थानों और संगठनों से आग्रह किया है कि वे बिहार के कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश दें ताकि वे अपने घर जाकर वोट डाल सकें। तो अगली खबर की रुख करेंगे। खबर मुरादाबाद से। आजाद समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला है। इकरा हसन ने कहा है कि सरकार की नीयत खराब है और जनता डर के साए में जी रही है। तो मुरादाबाद में सपा विधायक फहीम इरफान के घर पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से बात की और कई मुद्दों पर अपनी राय भी रखी। बता दें, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरह 2024 में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसी जोश के साथ हम 2027 में भी मैदान में उतरेंगे। उनका कहना था कि गठबंधन मजबूत रहेगा, इंशाअल्लाह हम 2027 में जीत हासिल करेंगे। घर पे आए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, अपने भाई, और उनके यहाँ पर आना हुआ और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे सबसे मिलके। तो बस पारिवारिक दौरा जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूपी की राजनीति के लिए बड़ा अहम इलाका माना जाता है और आप समाजवादी पार्टी के एमपी हैं और चूँकि रालोद और भाजपा गठबंधन है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में पश्चिम यूपी में क्या तस्वीर रहेगी, क्या हालात रहेंगे आपकी पार्टी के? जिस तरीके से पार्टी की परफॉर्मेंस 2024 के लोकसभा चुनाव में रही, हमें उम्मीद है उसी तरीके से हम 27 में भी समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी, गठबंधन मजबूत रहेगा और इंशाल्लाह हम जीतेंगे 27 का चुनाव। सांसद जी, महिला सशक्तिकरण पर आप क्या कहना चाहिए? जैसे आप सांसद हुई और कहीं ना कहीं आपने अपने तौर पे महिलाओं की आवाज़ को बुलंद किया, क्या लगता है भविष्य में भी ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ। एक जो 33% इन्होंने रिजर्वेशन का बिल पास किया है, वो धरातल पर उतरना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमें लीडरशिप देने की ज़रूरत है महिलाओं को कि वो अपनी आवाज़ खुद उठा सके। अब वो वक्त चला गया कि उनकी आवाज़ कोई और उठाए। तो हमारी यही सरकार से मांग है कि जो उन्होंने कानून पास किया है उसको धरातल पर उतारे, जल्द से जल्द उसे इम्प्लीमेंट करें। 2027 को लेकर के राजनीतिक भूमिका और बताइए अपनी। 2027 के लिए पीडीए मजबूत है, समाजवादी पार्टी मजबूत है। हमारा पूरा समाजवादी परिवार इंतज़ार कर रहा है कि चुनाव के दिन जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, सब लोग हिम्मत और हौसले के साथ चुनाव लड़ेंगे। और इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि 27 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। आप सांसद लोकसभा हैं, तो माननीय देश के प्रधानमंत्री साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनकी नीतियों के बारे में, कारकर्दगी के बारे में? जी, मैं क्या कहना चाहूँगी, वो तो सारी दुनिया देख रही है, जान रही है किस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी हम फेल हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में भी हम फेल हो रहे हैं, और गुर्बत और जो बेरोज़गारी है वो किस तरीके से बढ़ रही है, युवा आज बेरोज़गार घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर अपने देश हित के लिए सोचने की सभी को ज़रूरत है, ख़ासतौर पर मौजूदा सरकार। तो अगली खबर की रुख करेंगे। अमेठी में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के रसूलाबाद जंगल में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए हैं। तो वही जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। तो वही जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मसमर्पण फायर किया, तो वहीं जिसमें दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। बता दें, पुलिस ने मौके से गौकशी के औजार, उपकरण और 2 अवैध तमंचे बरामद किए हैं। तो वही गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान सरताज और मुस्तफा के रूप में। तो अगली खबर की रुख करेंगे। कन्नौज जिले के छिबरामऊ क्षेत्र के कुंवरपुर बनवारी गांव में एक शादी समारोह के दौरान हंगामा मच गया, जब दूल्हे ने ही एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। बता दें, जानकारी के अनुसार फर्रुखाबाद जनपद से आई बारात के कुछ लोग गांव के एक युवक सत्येंद्र के शौचालय में शौच करने लगे। सत्येंद्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो विवाद इतना बढ़ गया
कि दूल्हा खुशीराम ने गुस्से में आकर सत्येंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे उसका भाई जितेंद्र को भी बारातियों ने तमंचे की बट से पीटकर घायल कर दिया है। बता दें, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सत्येंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। तो वही पुलिस ने दूल्हे खुशीराम को हिरासत में लेकर हवालात भेज दिया है। तो इस घटना से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, वही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीतापुर के जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने नैमिषारण्य में क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चक्र तीर्थ पार्किंग स्थल, राजघाट और पंचमुखी प्लाजा सहित अन्य निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। तो यह जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य निर्धारित समयावधि और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं से कहा है कि स्वीकृत कार्यों की डीपीआर तुरंत तैयार कर प्रस्तुत की जाए और प्रस्तावित योजनाओं के निर्माण कार्य समय से शुरू किए जाए। तो ये जिलाधिकारी ने धीमी प्रगति वाले कार्यों के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि प्रगति में सुधार किया जाए और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने ड्राइंग संबंधित कार्यों को तुरंत पूर्ण करने और योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा कराने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें आपको, मुरारका, बड़ी धर्मशाला समेत अन्य ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन दृष्टि से जीर्णोद्धार कराए जाने के लिए अग्रिम कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही अधिग्रहण कार्यों के मुआवजे को समय पर वितरित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। तो अगली खबर की रुख करेंगे। खबर बिजनौर से है, जहां सिवारा थाना क्षेत्र के शुगर मिल परिसर में एक खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। बता दें, आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि दमकल विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। दरअसल आपको बता दें, बिजनौर के सिवारा थाना क्षेत्र के शुगर मिल परिसर में खड़ा एक ट्रक अचानक आग की लपटों में घिर गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कुछ ही देर में पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। तो वही स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। तो वही सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो इस घटना से ट्रक मालिक को लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। तो मुरादाबाद में विश्व हिंदू महासंघ द्वारा आयोजित भव्य महायज्ञ और सम्मेलन में हिंदू राष्ट्र की मांग जोर शोर से उठी है। मंच से प्रदेश महामंत्री तुलिका शर्मा ने ओवैसी ब्रदर्स के 15 मिनट वाले बयान का जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें केवल 5 मिनट दे, वे हर नारी 100 पर भारी साबित कर देंगी और हिंदू राष्ट्र कायम कर देंगी। तुलिका ने कहा कि हिंदू धर्म हजारों साल पुराना है और जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया वे देश विभाजन के लिए जिम्मेदार रहे हैं। अब जो यहाँ है या तो हिंदू बन जाए या देश छोड़ दे, ऐसा भी उनका कथित वक्तव्य सामने आया। उन्होंने मातृशक्ति का उदाहरण देते हुए तलवार और लाठी चलाने की बात कही और प्रधानमंत्री से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की अपील भी की। तो आयोजन में समर्थकों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बता दें आपको, जहां नेताओं के ये बयान सामाजिक और राजनीतिक विवाद का विषय बने हुए हैं और प्रशासन तथा नागरिकों में तीखी प्रतिक्रियाएं दर्ज हो रही हैं। देखिए, ये कार्यक्रम हिंदू राष्ट्र घोषणा करने का है, मगर मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू राष्ट्र को घोषित करने की जरूरत नहीं है। हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हमेशा हिंदू राष्ट्र रहेगा। मगर हमारी हाथ जोड़ के हमारे प्रधानमंत्री से ये मेरी एक प्रार्थना रहेगी कि वो जल्द ही हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, क्योंकि अब हमारे सभ्य का बाल टूट चुका है। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमें क्यों जरूरत है किसी को बताने की कि भारत देश हिंदू राष्ट्र है? ये हिंदू राष्ट्र था, हमेशा से हिंदू राष्ट्र है। तो ये सभा इसलिए करी गई है। ये एक मुहिम है हम सभी हिंदुओं की तरफ से कि अब हम सब एक साथ हैं, जग उठे हैं और प्लीज प्लीज जल्दी से हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। जय श्री राम। मेहमान बाहर से क्या था वो?
देखिए, जहाँ तक भारत की बात है, अगर हम कई सालों सैकड़ों साल पीछे जाए तब भी हिंदू ही थे हम सब। आप ये मानते हैं? जो बाकी धर्म है, कोई 600 साल, कोई 6000, 3000 साल पुराना है। हमारा जो हिंदू धर्म है वो 10,000 से भी ज्यादा पुराना है। तो पहले तो सभी हिंदू थे। जो बाद में आए यहाँ पे, जिस भी धर्म के लोग आए, वो पहले प्रचार करने आए, लूटने आए, और फिर बहुत सारे लोगों को उन्होंने हिंदू धर्म में परिणत कर दिया। थे तो सभी हिंदू। तो मेरा कहना ये है कि जो यहाँ से गए, आप समझ सकते हैं कौन से देशों में पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। यहाँ से जो हिंदू गए थे वो हिंदू नहीं थे, वो मुस्लिम थे, और जो रह गए वो हिंदू हैं। तो उनको ये नहीं कहना चाहिए कि हिंदू कम है या हिंदू जिनको घोषणा करना पड़ेगा। देखिए, ये हिंदू है, या तो यहाँ हिंदू बन जाइए या इस देश को छोड़ दीजिए। और जो बाकी है, मैंने ये सही कहा था, बाकी जो आए वो लुटेरे थे और हिंदुओं को लूट के गए हैं, हमारे जनेऊओं को तोड़ के गए हैं। तो अब हमारा हक हमको वापस दीजिए। ये हमारी धरती है, हमें वापस चाहिए। तो ये बहराइच जिले के कैसरगंज तहसील क्षेत्र वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, मंझारा तौकली ने बबननपुरवा गांव में वन विभाग की टीम ने गन्ने के खेत में छिपी मादा भेड़िए को ढूंढ निकाला है और उसे मार गिराया है। बताया जा रहा है कि यही भेड़िया रविवार की सुबह कंदौली गांव में एक घर से 1.5 साल की मासूम बच्ची को उठा ले गया था, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। तो वही घटना के बाद वन विभाग की टीमें और ग्रामीण लगातार भेड़िए की तलाश में जुटे हुए थे। वहीं सोमवार को जब ग्रामीणों ने खेत में भेड़िए को देखा तो तुरंत सूचना वन विभाग को दे दी गई। तो इस मौके पर पहुंचे एसडीएम अखिलेश सिंह, रेंजर ओंकार यादव और शूटर आरिश ने ड्रोन की मदद से लोकेशन ट्रैक की और उसे मार गिराया है। अधिकारियों के अनुसार मारा गया भेड़िया मादा है। फिलहाल वन विभाग के अधिकारी मामले की पूरी जांच में जुटे। तो अगली खबर की रुख करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बार काउंसिल के नए भवन का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि यह भवन कानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिससे विधि जगत को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की धरती वीरता और त्याग की प्रतीक रही है और जब न्याय व्यवस्था मजबूत होती है तब नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। साथ ही सरकार जिला स्तर पर नए न्यायालय खोलने और न्यायाधीशों की नियुक्ति पर काम कर रही है। सभी को नमस्कार। आज के इस द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय श्री संदीप मेहता जी, माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय श्री विजय बिश्नोई जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय राजस्थान संजीव प्रकाश शर्मा जी, माननीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय राजस्थान डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब, माननीय राज्यसभा सांसद एवं चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो बीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं श्री मनन कुमार मिश्रा जी, महाधिवक्ता राजस्थान सरकार राजेंद्र प्रसाद जी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री भरत व्यास जी, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान श्री भुवनेश शर्मा जी, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान देवेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, माननीय सभी न्यायाधीशगण, बार काउंसिल के पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्तागण और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, सबसे पहले मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं आप सब आज यहाँ न्याय की नींव मजबूती के साथ आप सभी लोग यहाँ आए हैं। वही लोकतंत्र के स्तंभ जो आज हम कह सकते हैं, जहां न्याय की नींव मजबूत होती है वहीं लोकतंत्र के स्तंभ अटल खड़े होते हैं। और मुझे विश्वास है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए ये नव निर्मित भवन आपके प्रयासों से लोकतंत्र को और भी
मजबूत करने का काम करेगा। ये भवन राजस्थान के विधिक बिरादरी की दशकों की आकांक्षा का मूर्त रूप है और जैसा कि मैं सुन रहा था, इसमें आपका जिस तरह का भाव है वो निश्चित रूप से देखने को मिला है। इस भव्य इमारत की हर दीवार न्याय की गरिमा को प्रतिध्वनित करेगी और हर कोना विधि के संरक्षकों को प्रेरणा देगा। ये भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है जो कानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। ये भवन न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देगा। राजस्थान की धरती वीरता और त्याग की भूमि रही है। यह महाराणा प्रताप की भूमि है, पन्नाधाय की भूमि है, मीराबाई की भूमि है, अमृता देवी की भूमि है और यहाँ जो स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया जाता है, आज आप सब न्याय और सत्य का पाठ पढ़ाते हैं। मेरा मानना है कोर्ट कचहरी सिर्फ इमारतें नहीं होती, ये उम्मीदों के आशियाने होते हैं जहां निराश नागरिक न्याय की आस लेकर आते हैं। हमारी सरकार का ये दृढ़ विश्वास है कि विकास तभी सार्थक है जब वह न्यायपूर्ण हो। जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय सुलभ नहीं होगा, तब तक विकास की यात्रा अधूरी रहेगी। और मुझे गर्व होता है जब मैं आपको लगन एवं ईमानदारी से आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए देखता हूं। इसके लिए मैं बार काउंसिल के सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। न्याय व्यवस्था लोकतंत्र की रीढ़ है। भाइयों बहनों, जब हम लोकतंत्र की चर्चा करते हैं तो इनके अनेक स्तंभों के बारे में बात करते हैं, लेकिन न्यायपालिका में वो जो स्तंभ है वो बाकी स्तंभों के बीच संतुलन बनाए रखने का काम भी करता है, जो समाज में न्याय और समानता की अलग जगाता है। न्यायपालिका के लिए सब बराबर है। हमारा संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का दूरदर्शी निर्णय लिया था। उन्हें पता था कि देश में सच्चा लोकतंत्र तभी संभव है जब न्यायपालिका बिना किसी दबाव या प्रभाव के काम करेगी। मित्रों, न्याय व्यवस्था किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। जब न्याय मजबूत होता है तो नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं। जब विधि का शासन होता है तो समाज में व्यवस्था होती है। वकीलों की अहम भूमिका है। मेरे विद्वान साथी, आप समाज के शिल्पकार हैं। आप न्याय और अन्याय के बीच की बारीकी जो रेखा है उसको समझते हैं। आपके सहयोग के बिना न्याय की कल्पना संभव नहीं है। आपकी तर्क शक्ति, आपका ज्ञान, आपकी प्रतिबद्धता ये न्याय का आधार है। और इसलिए मैं कहता हूं, आप सभी ऐसे जीते जागते प्रतिमूर्ति जिन्होंने लोगों के भरोसे को जीता है। कोई भी लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब वो लोगों का भरोसा जीतता है। लोगों का ये विश्वास और आस्था ही हमारी न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी परिस्थिति में जनता का ये विश्वास न केवल बना रहे बल्कि ये और मजबूत हो। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जाटियान में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां बुजुर्ग पिता राजेंद्र प्रजापति की बीमारी के कारण मौत हुई और मात्र 2 घंटे बाद उनके जवान बेटे पंकज प्रजापति ने भी दम तोड़ दिया। दोनों की मौत ने परिवार और पूरे मोहल्ले को शोक में डुबो दिया। तो बता दें आपको, पिता पुत्र के शव को एक साथ अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया। तो वहीं घर से एक साथ उठी अर्थी ने वहां मौजूद लोगों का मन भारी कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार और मोहल्ले के लोग शोक व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए। तो एक बुजुर्ग पिता और उनके बेटे की अचानक मौत से पूरे इलाके में गंभीर माहौल है। यह घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी बेहद दुखद और भावुक कर देने वाली है।
तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में सोमवार सुबह भीषण आग ने तांडव मचा दिया। बता दें, रायपुर स्थित प्रियांशु इंटरप्राइजेज प्लास्टिक फैक्ट्री अचानक आग की लपटों में घिर गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री धू धू कर जलने लगी। सूचना मिलते ही कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर फाइटर आग पर काबू पाने में जुट गए। तो ये पुलिस फोर्स भी तत्काल मौके पर तैनात कर दी गई ताकि किसी तरह की अफरा तफरी न मचे। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री बिना फायर एनओसी के संचालित की जा रही थी और सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है, लेकिन आसपास के इलाकों में घना धुआं फैलने से लोगों में दहशत जरूर फैल गई है। तो ये फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर प्रयागराज से है, जहां फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें आपको, पुलिस वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। मुचीगंज थाना पुलिस ने वीडियो से आरोपियों की पहचान कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो करीब 26 सेकंड का बताया जा रहा है और पुलिस के अनुसार यह 7 से 8 महीने पुराना भी बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि वीडियो में दिख रहे 5 युवकों में से 3 की पहचान बिमल पांडा, अभिषेक दूरिया और रजत जायसवाल के रूप में हुई है, जबकि 2 अन्य युवकों की पहचान की कोशिश जारी है। पुलिस का कहना है कि यह वीडियो करीब 7 से 8 महीने पुराना है, लेकिन वायरल होने के बाद अब मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। खबर मुरादाबाद से है, जहां आरटीओ रोड पर खड़े एक कंटेनर में अचानक भीषण आग लग गई, जिसे देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया। कंटेनर में हल्दीराम कंपनी के चिप्स और नमकीन से भरे कार्टन रखे हुए थे, जो कुछ ही मिनटों में आग की लपटों में जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची। तो ये फायर कर्मियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक कंटेनर में भरे हल्दीराम कंपनी के लाखों रुपए की खाद्य उत्पाद जलकर राख हो गए। बता दें आपको, फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हालांकि सटीक वजह की जांच की जा रही है। तो आपको बता दें, मुरादाबाद में चलती गाड़ी में आग लगी है। तो एक खबर हरदोई से है, जहां कोतवाली शहर क्षेत्र के बच्चा जेल के पास एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ हालात में पड़ा हुआ मिला। युवक के चेहरे और गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। फिलहाल युवक को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मारी है, जबकि पुलिस मामले को संदिग्ध परिस्थितियों में हमले का मामला बता रही है। वही खबर जौनपुर से है, जहां एक युवक का तलवार से बर्थडे केक काटने का फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, वायरल तस्वीर में युवक तलवार लहराते हुए केक काटता नजर आ रहा है, जिससे क्षेत्र में दहशत और चर्चा दोनों का माहौल बन गया है। युवक के इस स्टाइलिश बर्थडे सेलिब्रेशन ने लोगों में दहशत और नाराजगी दोनों फैला दी है। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि तलवार असली थी या डमी, और तस्वीर किस दिन और किन परिस्थितियों में खींची गई। फिलहाल पुलिस वायरल फोटो की सत्यता की जांच में जुटी है और युवक से पूछताछ की तैयारी कर रही है। तो बता दें, खबर जौनपुर से, जहां युवक का फोटो बर्थडे केक काटते हुए फोटो वायरल हुआ है। युवक ने तलवार से बर्थडे केक काटा है, जिसके बाद यह फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर यह तलवार असली है या फिर डमी, उसकी जांच की जा रही है। तो युवक ने तलवार से बर्थडे केक काटा। आपको बता दें, पूरी खबर जौनपुर से है, जहां युवक ने तलवार से केक काटा है, जिसके बाद उसकी फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।